नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और योगी आदित्यनाथ पर केंद्रित रखूंगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में बन रही है और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार और उसके सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो ये दर्शाने को पर्याप्त है कि जो पहले दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो लड़ाई अब अंतिम चरण की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी के पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि हिंदुत्व के सहारे योगी आदित्यनाथ ने अपने कद को इतना बड़ा कर लिया है कि सीधे तौर पर गुजरात लॉबी उन पर हाथ डालने का साहस नहीं कर पाई। तो आखिर क्या किया जाए? वही योजना फिर से दोहराई गई जो आप सभी लोगों को याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में किस प्रकार लगभग 150 के करीब विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर खड़े हो गए थे और सदन में उन्होंने धरना दिया था। जब बीच में भी जब 2024 में जब विपरीत परिणाम आए, तब भी इस गुट को ये महसूस हुआ कि 2024 के परिणामों की अक्षतले वो योगी आदित्यनाथ को हटा सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने चुनाव से पूर्व ही उत्तर प्रदेश लोकसभा के करीब 50 लोगों को बदलने के लिए कहा था। अगर उनकी सलाह पर प्रत्याशी बदले जाते तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ और होते। लिहाजा योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पाए। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। अगर कुंभ की भगदड़ जैसी घटनाओं को टाल दिया जाए तो इतने बड़े आयोजन में संभवतः जो क्रेडिट मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए वो उसके वास्तव में हकदार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये तो चाहती है कि हिंदुत्व का चेहरा उसके साथ रहे और हिंदुत्व पर ही वो चले, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनके न तो दबाव में आते और न ही उनके अर्दब में आते। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर सबसे मनोरंजक दृश्य ये देखा गया कि जो नोएडा के विधायक नंद कुमार गुर्जर, उनकी राम कथा हर वर्ष होती है। अब की बार भी राम कथा का आयोजन 2-3 दिन पहले शुरू हुआ। कलश यात्रा थी। हजारों की संख्या में जब भीड़ उतरी तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और ये कहा कि आपको कलश यात्रा की परमिशन नहीं है। इतने बड़े प्रोग्राम के लिए जब थोड़ा बहुत भी जुटान होता है, तब भी एक सरकार ने नियम बना रखा है कि वो संबंधित निकाय से इसकी परमिशन ज़रूर लें। लेकिन वो विधायक जो खुद विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, उनको शायद गवारा नहीं था, या वो दिल्ली के इशारे पर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करना चाहते। कल भी उन्होंने बिना किसी पूर्व नियोजित के दोबारा कलश यात्रा निकाली और
एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देने का काम किया। जिस तरह के बयान उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दिए हैं, अगर और कोई ने दिए होते या और कोई परिस्थिति होती या विधायक जी पर गुजरात लॉबी का संरक्षण न होता, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि अभी तक उसकी भारतीय जनता पार्टी से विदाई हो चुकी है। लेकिन इतने बड़े आरोप लगाने के बावजूद भी, इतना सत्ता को चैलेंज करने के बावजूद भी नंद कुमार गुर्जर पर एक भी व्यक्ति या एक भी प्रदेश नेतृत्व भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर आप अपनी सरकार की ही बुराई क्यों कर रहे हैं। दूसरी एक घटना और हुई जिसमें कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि 2017 से ही लगातार योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते और एक तरह से वो असंतुष्ट रहते हैं, उनकी उपस्थिति में हरदोई जिले के गोपामऊ विधानसभा सीट के विधायक श्याम प्रकाश ने एक तरह से सार्वजनिक सभा में बाबा को ये सलाह दी कि उन्हें अब दिल्ली चला जाना चाहिए और यहाँ उनकी ऐसी मंशा है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये केवल एक संयोग है कि विधायकों के जरिए योगी आदित्यनाथ को अस्थिर करने का प्रयास किया था? अब योगी के जाने से क्या नुकसान होगा या क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रशासनिक अनुभव नहीं है और ना ही वो कोई ऐसे पद पर रहे हैं जिसमें कि उनकी मेधा को देखा गया हो। पहली बार मुख्यमंत्री बने और जिस प्रकार उन्होंने अधिकारी के सहारे सरकार अपनी चलाई, निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात उसी को लेकर आ रही, क्योंकि उन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है और उनकी जो सरकार चल रही है, जो 8 वर्षों की हुई है, वो भी मात्र अधिकारियों के बल पर ही चल रही है। और किस प्रकार अधिकारियों ने कबाड़ा करके रखा है प्रदेश का, वो बताने की आवश्यकता नहीं। किस प्रकार विधायक, यहाँ तक कि मंत्री भी कई बार शिकायत करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जानकारी के बाद विधायकों से मिलने के लिए और मंत्रियों से मिलने के लिए ही समय निर्धारित किया है। हर मंगल को उनकी कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन जब हवा दिल्ली दरबार से दी जा रही हो, ऐसे कोई कदम कोई मायने नहीं रखते। योगी आदित्यनाथ भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि उन्हें गुजरात लॉबी पसंद नहीं करती। कल वो अयोध्या में थे, भगवान राम के दर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी देर नहीं की। उन्होंने कहा कि रामलला के लिए 100 बार सत्ता को कुर्बान करने की बात। आप सभी लोग जानते हैं ये बातें तब कहीं जाती थी जब राम मंदिर के निर्माण नहीं हुआ था या उस जगह पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। अब इस बात का हालांकि कोई औचित्य नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो बयान जारी किया वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि योगी आदित्य ने ये बयान अपने विरोधियों को आईना दिखाने के लिए दिया है। एक और बयान उनकी चर्चा इस संबंध में की जानी चाहिए। जब उनसे उसमें पूछा गया कि क्या आप दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो दिल्ली के बजाय अपने गोरखपुर स्थित मठ में जाना चाहेंगे और अपना मूल काम करना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर जाने का मतलब आखिर होता क्या। अगर वो चुपचाप भी बैठ जाएंगे तो आप ये तय मानिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व भी अच्छे से जानता है। 2024 में भले ही
भाजपा नेतृत्व ये कहता रहे कि विरोधियों ने संविधान की बात उठा के इस प्रकार कर दिया है, लेकिन इसका एक कारक योगी आदित्यनाथ भी हैं, जो उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद जिस प्रकार BL संतोष के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, वही स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। अगर वो केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, योगी आदित्यनाथ को वहाँ से हटाया जाता है, तो आप ये तय मानिए कि अगर योगी आदित्यनाथ को विश्वास में लिए बिना अगर कोई काम होता और वो मठ जाने की बात करते हैं, तो आप ये तय मानिए कि उनका जो संगठन है अभी भी जो जिंदा है, वो अपने प्रत्याशी उतारेगा और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति बनेगी, ये किसी से बात छिपी नहीं है। यानी कि इधर बेंगलुरु में जो RSS के प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है, उसके बारे में भी जिस तरह के संकेत निकल रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ ही निकल रहे हैं। उस संबंध में कल मैं आपको ब्लॉग में आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष आने की कोशिश करूँ।